हेलो बच्चों, केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड इज मेड अप बाय डिपिंग प्लेटिनम वायर इन ए सॉल्यूशन ऑफ HCl of pH 10 and by passing hydrogen gas around the platinum wire at 1 atmospheric pressure, the oxidation potential of electrode would be। देखो यहाँ पे क्या दे रखा, आपसे क्या पूछा गया है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कंडीशन आपको क्या दे रखी है, देखो ये बेटा आपके पास में एक सॉल्यूशन है। किसका सॉल्यूशन है? HCl का। वायर कौन सा है? प्लेटिनम वायर। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, इसकी pH आपको कितनी गिवन है? 10। pH 10 है, इसका मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, बोलो। pH इक्वल टू क्या होता है? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? 10 टू द पावर माइनस 10। साथ में देखो आपको क्या दे रखा है, साथ में यहां पर जो प्रेशर मेंटेन किया गया है वो कितना? 1 atm। और आपसे पूछा क्या गया है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो अपन ये लिख सकते हैं ना, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा H2, ये किस में कन्वर्ट होगा? H प्लस, ये होगा। अब देखो यहां पर H2 ये गैस और H प्लस आयन किस में होगा? एक्वस में। ये ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है। और आपको याद करो, जब भी कंसंट्रेशन या प्रेशर का रिस्पेक्ट दे रखा हो तो वहां पर आप कैलकुलेट करने के लिए, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए नर्स इक्वेशन लगाते हो। तो ई सेल इक्वल टू क्या होगा? ई नॉट सेल, या आप यहाँ पे ये लिख सकते हो ई ऑक्सीडेशन इक्वल टू ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। ये नर्स इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे देखो अपने को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। और आप ये जानते हो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? 0। हालांकि होता नहीं, एज्यूम किया जाता है कितना? 0। यहाँ पे देखो S2 H प्लस में जा रहा है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ? 1। तो N की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी? 1। Q क्या होता है? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है, इनका रेशियो होता है। तो देखिएगा आपके पास में क्या हो गया? ई सेल इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 अपॉन 1 लॉग प्रोडक्ट में क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन अपॉन रिएक्टेंट हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस का क्या लेंगे अपन? प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसकी क्या करनी होती है? पावर लगानी होती है 1/2। समझ में? आगे देखिएगा तो आपके पास में क्या होगा? ई सेल इक्वल टू 0 माइनस 0.0591 अपॉन 1, कोई ज्यादा मीनिंग नहीं है, लॉग H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? 10 टू द पावर माइनस 10। पार्शियल प्रेशर कितना है? 1। तो ये भी कितना हो गया? 1। ये कितना होगा? 10 टू द पावर माइनस 10। लॉग सॉल्व करना आपको आता है। जब भी यहां पर जो भी पावर होती है उसको लॉग से पहले लिख लिया जाता है। तो देखो क्या आएगा? ई सेल इक्वल टू माइनस 0.0591 और पहले आएगा कितना होगा? माइनस 10 और लॉग 10। लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और माइनस मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस, और कितना होगा? 0.0591 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया? 0.591 वोल्ट। तो कौन सा आंसर हो गया आपका? सेकंड वाला। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं बेटा, आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा, जहां पर भी कंसंट्रेशन की टर्म हो, पार्शियल प्रेशर इस टाइप के आपको गिवन हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना हो तो नर्स इक्वेशन लगानी है। नर्स इक्वेशन क्या होती है? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, उनकी पावर लगा देते हैं। और आपको ये पता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसके रेस्पेक्ट में तो कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे ये तो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जिसका पोटेंशियल कितना कंसीडर करोगे? 0। प्रोडक्ट में क्या रहा है? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट में क्या रहा है? H2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2। और आपको गिवन है पार्शियल प्रेशर कितना है? 1 atm। तो ये तो 1 हो गया। और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कहां से आएगी? pH से। pH इक्वल टू होता है माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो pH 10 है तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर माइनस 10। और लॉग सोल्व करना था, पावर को क्या करना है? लॉग से पहले लिख लो। तो पहले लिखा, लॉग 10 की वैल्यू 1, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर नीट में पूछे जाते हैं। ये 2013 का पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट का। उतारिएगा इसको। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। देखो आपको क्या पूछा है कि मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसके रेस्पेक्ट में, इस वाले सेट के रेस्पेक्ट में, जहां पर आपको क्या दे रखा है एन, एल और एम। क्या होती है एन, एल, एम? क्वांटम नंबर। यहां पर एन किसको रिप्रेजेंट करती है? एन रिप्रेजेंट करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? सेल नंबर, या इसी को अपन बोल देते हैं ऑर्बिट नंबर। तो यहाँ पर n किसको रिप्रेजेंट करता है? n इक्वल टू 3 है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेल को रिप्रेजेंट करेगा। या आप कह सकते हो किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करेगा। l क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और आप ये जानते हो एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है? सब सेल को रिप्रेजेंट करता है। या आप इसको ये भी लिख सकते हो सब ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। सब सेल या सब ऑर्बिट कौन से होते हैं? एस, पी, डी, एफ। और इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर इन सब सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एस के लिए वैल्यू कितनी होगी? 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए वैल्यू कितनी होती है? 3। एक और चीज दे रखी है एम। एम किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। याद करो यहां पर, अब यहां पर देखो सेल नंबर तो कौन सा हो गया? 3rd। एल इक्वल टू 1, एल किसको बताता है? सब सेल। इसका मतलब यहां पर 1 किसके लिए होता है? पी के लिए। और आप जानते हो पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। कौन कौन से होंगे? पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। 3 ऑर्बिटल होंगे, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। अब देखो यहां पर एम है, इसके लिए -1 वैल्यू दे रखी है। जनरली पी जेड है, उसके लिए तो वैल्यू होती है 0। तो यहां पर देखो आप ये जानते हो कि इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी? -L टू 0 टू +L ये होती है। तो पी जेड के लिए ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 0 होती। और -1 और +1 वैल्यू पी एक्स के लिए भी हो सकती है और पी वाई के लिए भी हो सकती है। तो यहां पर ये देख सकते हो आप, यहां पर एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है। मान लो कि पी एक्स है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 3px। या बेटा ये भी हो सकता है 3py, इनमें से हो सकता है, क्योंकि -1 वैल्यू जनरली px और py दोनों के लिए बताई जा सकती है। तो यहां पर आप देखोगे आपसे क्या पूछा गया? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके अंदर? px या py के अंदर। एक ऑर्बिटल होगा, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं। तो बेटा आप ये जानते हैं एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसी के लिए एक क्वेश्चन और भी पूछा गया है नीट के अंदर। वहां पर बेटा आपको m इक्वल टू -1 नहीं दे रखा था, क्वेश्चन सेम था। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट। और उसके अंदर देखो आपको क्या कर रखा था, ये वाली वैल्यू नहीं दे रखी थी, ये हटा रखी थी। ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू हटा रखी थी। पूछा था n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1। इसका मतलब वहां पर किसके लिए बात कर रहे हैं? 3p के लिए। और p के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो 3 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। अगर ऑर्बिटल नहीं दे रखा होता तो वहां पे सब सेल में आने वाले टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट किए जाते हैं, जबकि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल में आप जानते हैं मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उतारिएगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, A reaction having equal energy of activation for forward and reverse reaction has। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी के लिए बात है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल है। तो यहाँ पे किसकी वैल्यू 0 होगी? देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिएगा यहाँ पे आपको यहाँ पे रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। ये रिएक्टेंट इधर रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है, ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो यहां पर बेटा यहां से यहां तक की जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, यहां से यहां तक की जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, देखो यहां पे होता कैरियर में रिएक्टेंट है, उनकी इतनी खुद की एनर्जी होती है, इसको बोल देते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। यहां से यहां तक की प्रोडक्ट की खुद के एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की एनर्जी होती है, उसको अपन बोल देते हैं एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये एनर्जी है, वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होता है, वो आपस में कोलाइड होते हैं, इनमें कोलिजन से एक एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करते हैं, जिससे वो फॉर्मेशन करते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है कि स्टेबिलिटी मिनिमम हो गया, अनस्टेबल हो गया, इसलिए वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए किसका फॉर्मेशन करता है? प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर ये रिएक्शन प्रोग्रेस है।
तो बेटा यहाँ पे देखेंगे रिएक्टेंट के पास में खुद के पास में इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी वो कहाँ से आई, उनमें इफेक्टिव कोलिजन से आती है, और इस वाली एनर्जी को अपन बोल देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये होगी एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, और यहां से यहां तक की एनर्जी होती है एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। पहले तो मैं इनकी डेफिनेशन बता रहा हूं बेटा, यहां से यहां तक की जो एनर्जी है, यहां से जीरो से लेकर यहां तक की एनर्जी है, इस मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम होता थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो आपसे ये पूछा था थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, तो यहां से जीरो से लेकर यहां तक की एनर्जी, जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, उसको बोल दिया जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इतनी एनर्जी, एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट के पास में यहां से यहां तक की एनर्जी, तो इतनी एनर्जी उसको एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड है, और इस एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम होता है एक्टिवेशन एनर्जी। ध्यान देखिएगा, कंफ्यूज मत होना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं कि मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड एनर्जी जो कोलिजन से गेन करते हैं उसका नाम क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी। और इनके बीच का ये जो गैप होता है, ये वाला गैप होता है, उसको बोल देते हैं डेल्टा एच, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जो किसके बराबर होती है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। अब यहां पे देखो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में किसकी वैल्यू ज्यादा है, देखो तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में फॉरवर्ड की वैल्यू ज्यादा है, फॉरवर्ड ज्यादा बैकवर्ड से, तो डेल्टा एच का साइन कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। यानी इस टाइप की प्रोसेस है वो कौन सी हो गई, एंडोथर्मिक प्रोसेस। समझ में, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सिमिलर देखो, ऐसे अपन दूसरा बता रहे, इधर वही पोटेंशियल एनर्जी, इधर रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है, इधर है रिएक्शन प्रोग्रेस। तो बेटा यहां से यहां तक की देखो ऐसा दे रखा है, ये रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर, इस टाइप से जा रहे हैं, प्रोडक्ट नीचे है। तो आपको ये तो पता है यहां से यहां तक की जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी हो थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये एवरेज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये एवरेज एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। और आप ये जानते हो यहां से यहां तक की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और यहां से यहां तक की एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी इन बैकवर्ड डायरेक्शन। और दोनों के बीच का ये वाला जो डिफरेंस होता है इसका नाम क्या होता है, डेल्टा एच। तो यहां पे देखोगे डेल्टा एच किसके बराबर होगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड। तो आप बोलो फॉरवर्ड और बैकवर्ड में किसकी वैल्यू ज्यादा है, बैकवर्ड वाला नीचे यहां से यहां तक है, ये वाला गैप तो इतना है, ये और नीचे आ गया, इसका मतलब बैकवर्ड ज्यादा है, और बैकवर्ड को क्या कर रहे हैं आप, माइनस। तो वैल्यू क्या होगी इसकी, नेगेटिव। प्रोसेस कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। अब देखिएगा पूरा डिटेल में बताया आपको। यहां पे बेटा स्टेटमेंट में दो में ध्यान रखना, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी, और एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी। अब देखो दोनों अगर इक्वल है तो देखो दोनों इक्वल है, क्वेश्चन से अपन देखोगे तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, और आपको ये पता है दोनों इक्वल है, तो इक्वल से इक्वल हुआ तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। तो एंथैल्पी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। डेल्टा एच और डेल्टा जी जीरो नहीं है एक्टिवेशन से, तो यहां पे कौन सा हो गया, डेल्टा एच इक्वल टू जीरो। फिर से एक बार रिपीट कर रहे, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, रिएक्टेंट की खुद के पास एनर्जी होती है, उसके बाद में प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, यही एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए जिस एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं वो कोलिजन से गेन करते हैं, उस एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड एनर्जी का नाम होता है एक्टिवेशन एनर्जी। रिएक्टेंट से इस डायरेक्शन में फॉरवर्ड, इस डायरेक्शन में बैकवर्ड, और दोनों का डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा एच, जिसके बेसिस पे एंडोथर्मिक को एक्सोथर्मिक भी बता सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, उतारिएगा इसको। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। गिवन है नहीं गिवन है तब भी आपको ध्यान में रखना, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। आगे द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 17 नैनोमीटर सेकेंड इनवर्स। कौन सा मीटर, नैना नहीं, नैनोमीटर। व्हाट वैल्यू is closest to the wavelength in nanometer of a quantum of light with frequency of 6 into 10 to the power 15 second inverse। आपसे क्या पूछा गया है, वेवलेंथ पूछी गई किसमें, नैनोमीटर के अंदर। देखो जब भी प्लांक कांस्टेंट किया आता है तो आपके माइंड में फॉर्मूला कौन सा आता है, E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। ये तो एनर्जी तो पूछी नहीं आपसे, और एच होता है प्लांक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी, और न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। आपसे पूछा ही क्या गया है, लैम्डा पूछा गया है, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, सी अपॉन न्यू। देखो इक्वल टू एच न्यू, न्यू इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन, न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, सी अपॉन
सी अपॉन न्यू। तो लेमडा इक्वल टू क्या होगा, सी। लाइट की वेलोसिटी किसमें, नैनोमीटर में गिवन आपको, क्या होगा 3 × 10⁻17। और न्यू तो क्या होता है सेकेंड इनवर्स में, कैंसिल हो जाएंगे सेकेंड तो 15 कैंसिल करो, कितना हो गया, कितना बच गया 100। 300/6 तो कितना होगा 50। किसमें आएगा, नैनोमीटर के अंदर आएगा। अब देखो कई बच्चों के माइंड में आया कि यहाँ पर तो प्लांक कांस्टेंट दे रखा था, वो तो यूज ही नहीं आया कहीं पे, ये सोचने लगते हैं कि कहाँ उसको लगाए। अरे क्यों लगाना है, आपको रिक्वायर्ड ही नहीं है तो नहीं लगाना, दे रखा हो तो देने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, लेमडा, और न्यू इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा। इसके बारे में आपको दे रखा है, सिंपल सा, क्या समझे, उतारो इसको। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ कार्बन एटम पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड यूनिट सेल इज, डायमंड यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए डायमंड है उसका अरेंजमेंट कैसे होता है। देखो डायमंड में एटम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, डायमंड में जो उसकी क्यूबिक यूनिट सेल है वहां पर एटम है वो सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं, 8, तो सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं। और आपको ये पता है कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। साथ में प्रत्येक फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, प्रत्येक फेस के सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं। फेस कितनी हो गई 6, और फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। अब देखो इसके अलावा ये बेटा इसके बॉडी डायगोनल होते हैं, टोटल कितने हो गए 8, तो बॉडी डायगोनल कितने हो गए 4। और बेटा यहाँ पर इसमें टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है। टेट्राहेड्रल वॉइड है उसका फॉर्मेशन बॉडी सेंटर और ये कॉर्नर वाला एटम है इसके बिटवीन यहाँ पे होगा, ऐसे ही यहाँ पे होगा। तो ये देखो ये वाले जो आपको दे रखे हैं यहाँ पर आप देखोगे टोटल यहाँ पर देखो कॉर्नर कितने 8, बॉडी डायगोनल कितने बनेंगे 4, और प्रत्येक बॉडी डायगोनल पर टेट्राहेड्रल वॉइड कितने 2, बॉडी डायगोनल 4, इस बॉडी डायगोनल कंटेन 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, देन टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कितने हो गए 8। लेकिन यहां पर जो एटम प्रेजेंट होता है वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट होता है। ये कह सकते हो कि जैसे ही आपने ये मिलाया तो यहाँ पे इस पे तो प्रेजेंट होगा, इस पे प्रेजेंट नहीं होगा, यानी कितने में प्रेजेंट होगा 4 में प्रेजेंट होगा। तो नंबर ऑफ एटम देखो कॉर्नर के एटम कितने हैं 8, कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8, फेस कितनी है 6, कंट्रीब्यूशन कितना है 1/2, प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड होते तो 8 है लेकिन प्रेजेंट कितने में है ये 4 में प्रेजेंट होता है। और टेट्राहेड्रल वॉइड कंप्लीट बॉडी के अंदर है, और जो कंप्लीट बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है 100% कंट्रीब्यूशन होता है उसका। तो नंबर ऑफ एटम देखो कितना होगा 1 + 3 + 4, तो टोटल एटम कितने होंगे 8। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जनरली डायमंड के बारे में कोचिंग्स वगैरह में नहीं बताया जाता, तो इस पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, डायमंड में कितने हो गए टोटल एटम 8 होते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस कॉर्नर पे होगा, इच फेस सेंटर पे होगा, साथ साथ में 8 में से टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है, उनमें से कितने पे प्रेजेंट होता है 4 टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, तो कितना हो गया 8। बहुत इंपॉर्टेंट है, उतारिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मोलर कंडक्टेंस ऑफ 0.1 मोलर, ये कंसंट्रेशन है। Aqueous solution of ammonium hydroxide is 9.54 ohm inverse centimeter square mole inverse। ये 0.1 मोलर कंसंट्रेशन पे ये इसकी मोलर कंडक्टेंस गिवन आपको, एंड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इट्स मोलर कंडक्टेंस इज 238 ohm inverse सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, जिसको आप जनरली अल्फा से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड एट सेम कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज। पूछा हुआ क्वेश्चन है नीट का, और कई बच्चे के बड़ा सा क्वेश्चन देख के इसको छोड़ देते हैं। बेटा नीट के अंदर अक्सर देखा गया है जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ईजी होता है, यहाँ पे कुछ पूछा ही नहीं गया। आपको क्या कर रखा है, कंसंट्रेशन गिवन है, मोलर कंडक्टेंस आपको गिवन है, किसी भी कंसंट्रेशन पे कितनी गिवन है ये 9.54, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर ये मोलर कंडक्टेंस आपकी कितनी है 238। अब देखो बेटा इसको
म्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या लेमडा एम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसको लेमडा एम इनफाइनाइट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो आप। कई जगह इसको कापा वगैरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो आपको क्या पूछा है, डिग्री ऑफ फाइनाइजेशन, और बेटा डिग्री ऑफ फाइनाइजेशन होता है अल्फा इक्वल टू म्यू सी अपॉन म्यू इनफाइनाइट या लेमडा एम सी अपॉन लेमडा एम इनफाइनाइट या कापा सी अपॉन कापा एम इनफाइनाइट। यानी डिग्री ऑफ फाइनाइजेशन क्या होता है, इन दोनों का रेशियो होता है। सी पर कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1 मोलर कंसंट्रेशन है, यहाँ पे कितनी है इसकी मोलर कंडक्टेंस 9.54, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस कितनी है 238, डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट ये आएगा 0.04, ऑलमोस्ट ये आएगा इसका। तो यहाँ पर परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो परसेंटेज में क्या करते हो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो लगभग कितना परसेंट आ गया 4%। तो देख लो कौन सा हो गया 4%। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कंडक्टेंस के रेस्पेक्ट में क्या होता है, सी कंसंट्रेशन पे कंडक्टेंस अपॉन इनफाइनाइट कंसंट्रेशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंडक्टेंस है या जीरो कंसंट्रेशन है, उसके ऊपर जो आपकी कंडक्टेंस है उन दोनों का रेशियो ही क्या होता है अल्फा होता है। उतारिएगा इसको बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम, यहाँ पर से कहाँ पर आइडियल गैस के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम डेविएशन होगा। याद करो आप एक ग्राफ पढ़ते हो, ऐसा कुछ याद है, ऐसा इस टाइप का एक ग्राफ पढ़ते हो आप जहां पर z इक्वल टू कितना होता है 1, हाइड्रोजन और हीलियम है, इनके लिए इस टाइप की लाइन आती है, फिर इस टाइप की लाइन आती है, और यहाँ पर ये मैक्सिमम डेविएशन को बताता है। ये डीप जितना ज़्यादा होगा, ये वाला जो डीप है वो जितना हाई होगा डेविएशन भी उतना ही ज़्यादा होगा, डेविएशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। और ये डीप यहाँ पर कब हाई होता है, ये डीप यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कांस्टेंट ए को। ए जितना ज़्यादा हाई होगा डीप उतना ही हाई होगा, और ए किसको रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर जिन गैस के बीच में, इन गैस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन फोर्स जिसमें जितना ज़्यादा होगा उसका डीप भी उतना ही ज़्यादा होगा या डेविएशन भी उतना ही ज़्यादा होगा आइडियल गैस से। और अपन यहाँ पे जानते हैं अमोनिया के लिए, अमोनिया में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर, पोलर मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर क्या होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण सबसे ज़्यादा डीप किसके अंदर मिलेगा आपको, अमोनिया के अंदर। एक बार फिर से बता रहे हैं, इस ग्राफ के अंदर देखो ये वाला डीप जितना ज़्यादा होगा, और ये डीप किसके लिए आता है कांस्टेंट ए, और ए कांस्टेंट याद करो किसके लिए होता है अट्रैक्शन। तो जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होगा गैस मॉलिक्यूल्स में डेविएशन उतना ही बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर आपने देखा इन सब के अंदर अमोनिया है, ये पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें क्या हो रहा है, ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया आपका पोलर, और इस पोलर मॉलिक्यूल में कौन सी बॉन्डिंग है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके कारण मैक्सिमम अट्रैक्शन, मैक्सिमम डीप, मैक्सिमम डेविएशन। उतारिएगा इसको। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बटन सेल यूज इन वॉचेस फंक्शन एज फॉलोइंग। देखो घड़ी के अंदर जो बटन सेल यूज होते हैं उसमें ये वाला फंक्शन होता है। तो इनके लिए आपको देखो सेल पोटेंशियल आपको गिवन है, Zn+2 जिंक में जा रहा है, यहाँ पर Ag+ किस में जा रहा है Ag में, तो इनके कौन से पोटेंशियल हो गए, रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, सेल पोटेंशियल विल बी। अब आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन वगैरह नहीं दे रखा है, अगर कंसंट्रेशन गिवन होता तब तो नस्ट इक्वेशन लगा के सॉल्व कर लेते हैं, और इसका मतलब यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल पूछा है, कंसंट्रेशन नहीं गिवन है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही पूछा है, स्टैंडर्ड E0 सेल आपसे पूछा है। और आप ये जानते हैं E0 सेल, यहाँ पे लिख रहा हूँ E0 सेल इक्वल टू आप ये लिख सकते हो E0 ऑक्सीडेशन एट एनोड प्लस E0 रिडक्शन एट कैथोड, ये लिख सकते हो आप। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो साइन में क्या होता है, इनवर्स होते हैं। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक तो ये वाला फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E0 सेल इक्वल टू E0 रिडक्शन एट कैथोड, ये तो ऐसा कैसा। अब A0 पे ऑक्सीडेशन को अगर रिडक्शन में करना तो साइन चेंज कर दो, माइनस E0 रिडक्शन एट एनोड। अब देखो यहाँ पे किसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे Zn किस में जा रहा है, Zn+2 में,
पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहां पर होगा, एनोड पे। यहाँ पे Ag प्लस किस में जा रहा है, Ag के अंदर। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पर होता है। किसी भी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लो, मान लो कि इससे कैलकुलेट करना है कि ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एट एनोड। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई नॉट सेल रिडक्शन एट कैथोड। कैथोड पे रिडक्शन किसका होगा, Ag प्लस किस में जाएगा, Ag में। तो ई नॉट Ag प्लस Ag के अंदर जाएगा, माइनस रिडक्शन एट एनोड या ऑक्सीडेशन एट एनोड। प्लस में करोगे तो यहाँ पर माइनस ले रहे तो अपन ये लिख सकते हैं ई नॉट। तो यहाँ पर एनोड के ऊपर देखो, एनोड के ऊपर तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। आप कौन सा पोटेंशियल की फॉर्म में लिख रहे हो, रिडक्शन में माइनस लगाकर। तो रिडक्शन में क्या लिखोगे, Zn+2 किस में जा रहा है, जिंक में। अब यहाँ पर देखो Ag प्लस वो किस में जा रहा है, Ag में, रिडक्शन पोटेंशियल है। और यहाँ पर देखो Zn+2 किस में जा रहा है, जिंक में। हो तो Dn में इसका ऑक्सीडेशन रहा है, लेकिन पोटेंशियल आपको कौन सा दे रखा है, रिडक्शन। तो Ag प्लस ये दे दिया, रिडक्शन पोटेंशियल कितना है इसका, 0.34 माइनस इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना हो गया, माइनस 0.76। अगर ऑक्सीडेशन होता तो क्या लगा देते, प्लस। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 0.34 प्लस 0.76 कितना आ गया, 1.1 वोल्ट। ये आ गया। कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, फर्स्ट वाला। अब देखो एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं। जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे रखा हो, आप ओवरऑल रिएक्शन में देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पूछा जाए, ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एट एनोड। रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर गिवन है कैथोड, कैथोड पर तो Ag वाला है और एनोड पर जिंक वाला है। जिंक का रिडक्शन ही दे रखा है, तो डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू आप पुट कर दो। क्लियर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतारिए इसको। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, a metal has a abscissa lattice, the edge length of the unit cell is 404 picometer। यूनिट सेल की एज लेंथ कितनी है, 404 पिकोमीटर। द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 2.72 ग्राम पर सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। द मोलर मास ऑफ द मेटल इज, बेटा सॉलिड स्टेट में डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, रो या डी से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, Z नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल में इनटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट मेटल अपॉन ए क्यूब वॉल्यूम इनटू आवोगाद्रो नंबर। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है। आपको देखो यहाँ पर किसको कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास। तो सबसे पहले आपको Z का पता होना चाहिए, रो आपको गिवन है, डेंसिटी आपको गिवन है, आवोगाद्रो नंबर आप जानते हैं, सेल की आपको जो यूनिट सेल है उसकी एज लेंथ गिवन है, तो ए क्यूब कर दोगे तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर Z, सबसे पहले Z कैलकुलेट करना सिखा रहे हैं। Z नंबर ऑफ एटम होता है, कौन सी यूनिट सेल है, FCC। एटम कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स, कॉर्नर्स के साथ साथ में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ईच फेस सेंटर। 8 तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम 8 कॉर्नर पे, कंट्रीब्यूशन कितना होगा 1/8। और कितने एटम फेस में होंगे 6, कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2। तो नंबर ऑफ एटम कितने हो गए आपके पास में 4। तो Z की वैल्यू आपके पास में कितनी हो गई 4। आवोगाद्रो नंबर है, आवोगाद्रो नंबर ये कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 आप आवोगाद्रो नंबर है। अब देखो आपको यहाँ पर डेंसिटी कितनी गिवन है, डेंसिटी आपको गिवन है 2.72 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर बेटा ये जो एज लेंथ होता है वो पिकोमीटर में नहीं होनी चाहिए, वो भी किस में होनी चाहिए, सेंटीमीटर में। या तो इसको आप पिकोमीटर या मीटर में चेंज कर लो, सेम यूनिट में रखना है। जैसे ये सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर में कर लो। जैसे A इक्वल टू कितना होगा 404 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। एक पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं 10⁻⁻12। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर में 100 होते हैं सेंटीमीटर। तो A इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 404 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। A क्यूब करोगे तो 404 इंटू 10⁻10 इसका क्यूब, ये हुआ। उतारो इसको, आगे करना सिखा रहे।
तो आपके पास में क्या क्या आ गई, क्या इंफॉर्मेशन आ गई, Z आ गया, कितना होगा Z 4, अवोगाद्रो नंबर ये सारी आपके पास में पता है। किस किस की रिक्वायरमेंट है, सेम यूनिट में कर लिया इसको, देखो इसके ये वाला सेम यूनिट हो गया, सेमी क्यूब हो गया। यहां पे पुट करके कैलकुलेट करते हैं, उतारिएगा साथ साथ में। देखो यहां पर आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी ए क्यूब अवोगाद्रो नंबर अपॉन जेड, ये हो गया। डेंसिटी कितनी है आपके पास में 2.72, अवोगाद्रो ए क्यूब 404 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, अवोगाद्रो नंबर 6, ऑलमोस्ट में 6 इंटू 10 टू द पावर 23 अपॉन z, तो z कितना हो गया आपके पास में 4। बेटा कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लो, देखो 10 की पावर 30 हो जाएगी, 10 की पावर 27, इस टाइप से आप सॉल्व कर लेना इसको, और आप यहाँ पे सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू ऑलमोस्ट आएगी आपको 27 वैल्यू होगी। तो कौन सा हो गया, थर्ड वाला। तो बेटा डेंसिटी का फॉर्मूला ध्यान में रखना, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एटम इन दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल, मॉलिक्यूलर मास ए यूनिट सेल, ए क्यूब क्या हो गया वॉल्यूम। कई बार क्या होता है यहाँ पे यूनिट सेल की जगह वॉल्यूम गिवन रहता है और बच्चे उसका भी क्यूब कर देते हैं, ये ध्यान में रखना। ये क्या होगा, अवोगाद्रो नंबर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इनकी यूनिट है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। उतारो इसको।